प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर की रिवीजन करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में तो आई थिंक 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ का तज़किरा था। ये एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको कि हम थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल वे से निकाली जा सकती है। दूसरी स्टैटिस्टिकल पोस्टीरियर या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, जिसको कि हम एक्सपेरिमेंट की मदद से या डाटा स्टैटिस्टिक्स की मदद से मेजर करते हैं। तीसरी ये मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, तो मैंने सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी देखी। ये बेस्ड ऑन इंट्यूशन होती है। अब कुछ डेफिनेशंस है इसमें जो कि आपको याद रखनी है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका कि रिजल्ट चांस पे डिपेंड करेगा। जैसे आप कॉइन टॉस करें या डाइस रोल करें या ड्रॉ करें कार्ड को फ्रॉम द डेक। ट्रायल जो सा एक स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, और आउटकम जो सा उस ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसको हम आउटकम कहते हैं। सैंपल स्पेस में हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो सेट होता है सैंपल स्पेस। टॉसिंग कॉइन के लिए हेड और टेल, लेकिन अगर 2 कॉइन्स को हम एट अ टाइम टॉस करें तो उसमें एच एच, एच टी, टी एच और टी टी सारे हो जाएंगे। डाइस को रोल करने में 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी एक जो है टॉप सरफेस पे आ सकता है। ड्राइंग अ कार्ड में 52 कार्ड में से कोई सा भी आ सकता है। अब एक्सपेरिमेंट जो प्रोसेस हम करें उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से जिन कंडीशंस या पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकें उनको हम सेम रखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि वेरी हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आता है। और इवेंट जो सा सेलेक्टेड आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम इवेंट कहते हैं। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं जो जिसकी, जैसे टॉसिंग अ कॉइन है जिसकी प्रोबेबिलिटी है आई थिंक हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। रोलिंग अ डाइस है, ये ड्राइंग अ कार्ड है। कंपाउंड इवेंट जो उनसे वो सिंपल इवेंट्स की कलेक्शन से बनते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस इक्वल होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं कि एक ही ट्रायल, जब एक दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें से जो सेम रिजल्ट्स एट द सेम, जो रिजल्ट्स एट द सेम टाइम नहीं आ सकते। जैसे सिक्का उछाला तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, तो हेड और टेल जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स जो एट द सेम इन सेम ट्रायल नहीं आ सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर मसलन मैंने कॉइन को रोल, डाइस को रोल किया है, तो अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता, तो 1 इज एक्सक्लूसिव टू, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू रिमेनिंग सेट एंड सो ऑन। टेल इज एक्सक्लूसिव टू हेड। और अगर एक कार्ड ड्रॉ करूंगी 152 कार्ड में से, तो 50 बाकी 51 कार्ड्स जो से वो इस 1 कार्ड के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड इवेंट जो से वो ऐसे हैं जो कि जिसके एक का आउटकम दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। मसलन अगर मैंने एक सिक्का उछाला है, कॉइन को टॉस किया है, तो उसमें से जो एक हेड आ गया है, तो अब मैं नेक्स्ट जो दोबारा से उसी सिक्के को अगर उछालूंगी तो वो पिछला जो हेड है उसके साथ नेक्स्ट के रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऐसी रहती है। और इसी तरह एट द सेम टाइम अगर मैं 2 सिक्के उछालूंगी तो वो दोनों सिक्कों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो वो दोनों सिक्के भी इंडिपेंडेंट है या अनकोरिलेटेड है। या इसी तरह अगर मैंने एक सिक्का उछाला और साथ ही डाइस भी रोल कर दी, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है। या अगर पहले मैंने सिक्का उछाला और उसके बाद डाइस रोल किए, यानी ऑर्डर में करें, साथ साथ करें, ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते उनको अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो सी है लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये इसकी रेंज बता रहा है, 0 से 1 है, तो इसमें जो पॉइंट्स में वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं, ऑल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं ना किसी सैम्पल स्पेस में, तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो इसको ये हम इक्वेशन में यूँ लिखते हैं कि समेशन ओवर ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं दो, उसकी प्रोबेबिलिटी पी आई और पी जे है, तो वो कंबाइंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो
सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होगी। अगर आपके पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो वो उन सबको भी हम सम अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आपके पास दो है ना, पी आई और पी जे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उन दोनों का कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी होने की है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटी है, पी आई पी जे। तो अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो कि अनकोरिलेटेड हैं या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो उन सब की हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इसीलिए अगर एक सिक्का उछालने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो अगर दो सिक्के उछालूंगी तो हाफ की पावर 2 हो जाएगा, n सिक्के उछालूंगी तो हाफ की पावर n होगा। आई थिंक ये अगले इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो है ना जो हम थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम सिक्का, ये कॉइन के लिए, डाइस के लिए और कार्ड्स के लिए देखते हैं कि कैसे आप ये एक कॉइन के लिए जो सा सैम्पल स्पेस एच और टी है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो सी है 1 होनी चाहिए। तो दोनों एच और टी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी। probability of tail is half, probability of head is half। अगर n सिक्के n कॉइन्स एट अ टाइम उछाले जाएं तो फिर वो हाफ की पावर n हो जाएगी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, और हाफ की पावर n हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जो आपको पता है ये जब एक से ज़्यादा सिक्के उछाले जाएंगे तो फिर कम्बिनेशंस भी आ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वो सैम्पल स्पेस आपको देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ये ऐसा इवेंट है जिसमें सारे सिक्कों के टॉप पे टेल आया है या सब सिक्कों के टॉप पे हेड आया है। अभी आपको बाकी जो है ना, जो कम्बिनेशन है जिसमें आधे टेल्स हों और आधे सिक्कों पे हेड आ जाए, वो या 1/4 पे हेड आ जाए और 3/4 पे टेल आ जाए, वो इस तरह के बहुत सारे कम्बिनेशंस बन जाएंगे। उनकी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, सब इवेंट्स को इक्वली लाइकली आपको तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। और ये जो डिटेल में है वो मैंने जो वीडियोस आपको एक्स्ट्रा दी हैं एंड पे लिंक में, उसमें ये डिटेल से डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ पे तो हम समरी कर रहे हैं तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी। इसी तरह रोलिंग अ डाइस के लिए एक फेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो जब मैं n डाइसेस को एट द सेम टाइम रोल करूँगी तो उसी एक फेस, फॉर एग्जांपल 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 टाइम की पावर n हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अगर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फेसेस करने हो कि किसी एक डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 या इस तरह है, तो वो वाले कम्बिनेशन जो उनसे आपको बना के चेक करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप मेंटली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए आप ऐसे सिस्टम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक कार्ड को ड्रॉ करती हूँ 52 कार्ड्स में से, तो एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 होती है। एन डेक्स ऑफ कार्ड होंगे तो फिर 1/52 की पावर n हो जाएगी। और ऑफ कोर्स अगेन कम्बिनेशंस भी इसमें पाए जाएंगे, तो सैम्पल स्पेस जो सी ना वो बड़ी होती जाती है। आपकी प्रोबेबिलिटीज जो सी है ना वो इक्वली, क्योंकि हर इवेंट इक्वली लाइकली होता है तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फिर कम होती जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहती है। और आगे आ जाते हैं टेक्निक्स क्या आती हैं। तो आपने देखा कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हमें अक्सर जो है ना चीज़ों की ये देखना पड़ता है कि हम उन्हें कितने डिफरेंट वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम परम्यूटेशन को देखते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन जो सी है ना वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ सेट होती है। उस अगर चाहे तो हम एक पार्ट, उसके सेट के कुछ पार्ट की भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। मसलन आपके पास अगर 10 चीज़ें हैं तो उसमें से आप चाहें तो 2 कोई सी भी चीज़ें निकाल लें, उनकी अरेंजमेंट कर दें, चाहे तो 10 के 10 की कर दें। तो अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं वो n फैक्टोरियल बनती हैं। आप ये याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप आपके n ऑब्जेक्ट्स में से p एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और q एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए आप p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये
सारे n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से p और q जो है ना रिपीटेड है, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल है। जैसे जैसे आपके पास रिपीटेड ऑब्जेक्ट कुछ आते जाएंगे, आप उसी फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे। अब n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप r ऑब्जेक्ट्स ले लें तो उसके कितने पॉसिबल परम्यूटेशन या अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, उसको हम NPR से डिनोट करते हैं। ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। आप ये सेट 1 2 3 को ले लें, इसके अगर मैं तीनों एलिमेंट्स को ले लूँ तो मेरे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस बनती हैं वो ये हैं, 6 परम्यूटेशंस हैं। मैंने तरतीब इंक्रीजिंग नंबर के लिए ऐसे लिखा है, लेकिन आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। तो ये अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूँ इनमें से कोई से भी 2, तो 1 2 भी लिया जा सकता है, 1 3 भी, 2 1 भी, 2 3 भी, 3 1 3 2, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो आप देखें ये ऑर्डर बदल के भी जो उनसे है ना नंबर्स आ रहे हैं वो भी हमने लिखे हैं। 1 2 है तो 2 1 भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट लेंगे तो वो 1 2 3 सिर्फ 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है ना ये सेट में एलिमेंट्स की तादाद बढ़ेगी, इसी तरह आपके पास पॉसिबल परम्यूटेशंस भी बढ़ती जाएंगी, और फिर आप उनमें से कितने ले रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अ, उसके बाद कम्बिनेशन आता है। कम्बिनेशन में आप जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, और कम्बिनेशन को C से डिनोट करते थे। NCR जो है वो NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल होता है, और ये मैंने NPR की वैल्यू लगा दी तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। अब ये वही सेट 1 2 3 है, इसका मैं अगर 3 एलिमेंट्स लूँगी तो मेरे पास एक ही कम्बिनेशन है 1 2 3, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं 3 2 1 लिखूँ 1 2 3 लिखूँ, लेकिन कम्बिनेशन एक ही है। और अगर इनमें से कोई से 2 एलिमेंट्स लूँगी तो 1 2 एलिमेंट ले सकती हूँ, 1 3 ले सकती हूँ, या 2 3। तो जो 1 2 की जो है ना ऑर्डर बदल के वो नहीं हमने लिखा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है इसके। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर एक ही एलिमेंट लूँगी तो फिर ये भी 3 कॉम्बिनेशंस हैं। अब इसके बाद हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये हम पहले से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। तो इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड a priori using mathematical knowledge, so we have to obtain it from experimental data. एक्सपेरिमेंटल डाटा में अगर आपके पास कोई वेरिएबल है उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका वेरिएबल आता है और वर्टिकल एक्सिस पे उस वेरिएबल की सर्टेन वैल्यूज जो उनसी हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स आए हैं वो लिख देते हैं, या उस पर एक मार्क लगा देते हैं। तो फिर हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉरी हर वेरिएबल के पैरामीटर की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर असाइन हो जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये NI को आप फ्रीक्वेंसी समझ लें ith पॉइंट की, तो NI डिवाइडेड बाय n जो है वो मुझे I की फ्रीक्वेंसी सॉरी प्रोबेबिलिटी बताता है। इसमें अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा, n बड़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अब जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो उनसे है ना वो एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकली परफॉर्म होना चाहिए लॉट ऑफ टाइम। ये हाई एनर्जी फिजिक्स में अक्सर हम डाटा इन्वेरिएंट मास प्लॉट करते हैं, तो इसमें आप देखें कि 2.9 से 3.25 तक वैल्यूज असाइन की गई हैं। तो आप देखें इसकी एंट्रीज जो सी है ना वो 13,000 के करीब हैं, और मीन जो है 3.08 है, RMS 0.8 है। इसकी मीन 3.08 पे मैं देखती हूँ, यहाँ है 3.05 6 7 8। तो इस वैल्यू पे आप देखें ये ऊपर जा रहा है, तो ये 61 के कॉरस्पॉन्डिंग पीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास 3.8 था वो 61 के करीब थे, तो ये फ्रीक्वेंसी थी ऐसे पार्टिकल की जिनका के मास 3.08 था। अब जिनका मास 3 था उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखना चाहें तो इधर से मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगी, देखूंगी कि ये ब्लू पॉइंट पे कहाँ पे कट कर रही है। तो ब्लू पॉइंट जो है ना वो 34 मे बी 34 पे आ रहा है, सॉरी ये भी 2 के हैं डिविजन्स, तो ये जो सा था 62 था।
अब एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक आपके पास स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल थी जो मैंने बनाई है। तो और भी आप एजेस ऑफ पीपल प्लॉट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप एज ले लें और वर्टिकल एक्सिस पे उस एज के कॉरस्पॉन्डिंग कितने लोग पाए जाते हैं। तो ये आपने अब ग्रुप कौन सा ले लें, आप ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कंट्री ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिटी ले सकते हैं, इन अ टाउन ले सकते हैं, इन अ यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ क्लासरूम भी ले सकते हैं। और फिर नंबर ऑफ रेनी डेज इन अ ईयर इन अ सर्टेन प्लेस जो है ना वो भी ले सकते हैं। तो जो लोग किसी एक जगह पे नहीं रहते उनके लिहाज से तो बारिश होने या ना होने के चांसेस बराबर हैं, लेकिन जो लोग किसी जगह पे रहते हैं तो उनको पता होगा कि सर्टेन सीजन में बारिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं या नहीं। हमें पता है गर्मियों में बारिश होने के चांसेस कम होते हैं, रेनी सीजन या मानसून में बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उस इलाके के रहते हैं तो आपको पहले से प्रोबेबिलिटी पता होगी कि किस चीज़ की ज़्यादा है या किसकी कम है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से जो चीज़ें हम हासिल करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज़ आती हैं, मीन आता है, आरएमएस आता है। तो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरर होता है आपके डाटा के ऊपर, वो आपके पास जितनी भी एंट्रीज है ना उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपका एरर देता है। एवरेज वैल्यू अगर आपने मेजर करनी है, जिसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं या एक्स एंगल ब्रैकेट्स में इससे भी डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आपका वेरिएबल ith वेरिएबल डिवाइडेड बाय टोटल एन। तो अब लेकिन ये एन आई डिवाइडेड बाय एन जो है वो तो प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम लिख सकते हैं पी आई टाइम्स एक्स आई है। तो यही वाली ये वही डेफिनेशन है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते थे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, जिसको रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम मीन होता है, डेल्टा एक्स से भी डिनोट किया जाता है। डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार इस टर्म का स्क्वायर है। तो ये दोनों फार्मूले जो मैंने ऊपर दिए हैं ये डिस्क्रीट टर्म्स के लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस टर्म्स हैं या आपका डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आपको पता है समेशन आई की जगह पे हम इंटीग्रल कर देंगे और ये जो है ना ये आई को डी आई से चेंज कर देंगे, ठीक है। और पी आई ऑफ कोर्स आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, एक्स आई भी आपका कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा, आई में वेरिएशन ये डी आई के साथ हो जाएंगी। और फिर एडिशनल वीडियोस ये इस लेक्चर्स पे दिए हैं। इसी तरह का मैंने लिंक जो सा था ना वो थर्मोडायनेमिक्स के केस में भी लिखा था, लेकिन मैं मेंशन करना भूल गई, तो इस पे डिटेल्स में एग्जांपल्स दिए हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा।